78 वर्ष पहले 1945, ये वो समय था जब अभी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, पूरा यूरोप तबाह हो गया, लेकिन अमेरिका इस तबाही से बच निकला था, क्योंकि पर्ल हार्बर के नौसैनिक बेड़े पर जापानी वायुसेना के अलावा कोई और बड़ा हमला नहीं हुआ था। यही कारण है कि ब्रिटेन की जगह अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन भी एक बड़े विजेता के रूप में बाहर निकला, क्योंकि जर्मन फासीवाद को पराजित करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो था सोवियत यूनियन। उस समय दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी। वन वॉज नाटो मिलिट्री अलायंस लेड बाय अमेरिका एंड द अदर वॉज वार्सा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सोवियत यूनियन के नेतृत्व में था। महायुद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन दोनों खेमों के बीच एक नए कोल्ड वॉर का आगाज हो चुका था और इसी माहौल में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। इस संगठन का ऑब्जेक्टिव भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकने के लिए था। 25 अप्रैल 1945 को 50 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स इस सम्मेलन के लिए सैन फ्रांसिस्को में मिले और यूनाइटेड नेशंस चार्टर ड्राफ्ट की तैयारी की शुरुआत हुई, जिसे 25 जून 1945 को संशोधित भी किया गया। चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ और उसी दिन से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहियों की शुरुआत हुई। इस चार्टर के अनुसार संगठन के उद्देश्य में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉज शामिल हैं। एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशंस में 51 मेंबर्स थे और आज 2023 तक इसमें 193 कंट्रीज शामिल हो चुके हैं। आज इसमें दुनिया के सभी सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स शामिल हैं। 60 के दशक में दुनिया भर में प्रत्यक्ष उपनिवेश समाप्त हो रहे थे, नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। इसी कारण से इसके सदस्यों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी थी। अपनी स्थापना के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में सफल हुआ? इसका भी आज एक तथ्यपूर्ण विश्लेषण करना जरूरी हो गया है। शीत युद्ध के दौरान नाटो वार्सा दोनों गुटों में भयंकर सैनिक प्रतिद्वंदता चल रही थी। दोनों ही ओर से व्यापक न्यूक्लियर वेपन्स एकत्रित किए जा रहे थे और दुनिया एक बार फिर से बड़े महायुद्ध के मुहाने पे खड़ी हो गई थी। ऐसा लगता था कि मानो थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा और न्यूक्लियर वेपन्स के यूज से यह इतना विनाशकारी सिद्ध होगा कि सारी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। इंपीरियलिस्ट कंट्रीज दुनिया का विनाश करने पे उतारू थे। क्या कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड नेशंस अपनी भूमिका को निभा सका? वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण तथा विश्व शांति की काफी कोशिशें की। यही रीजन है कि एक बड़े महायुद्ध का खतरा तो टल गया, परंतु छोटे छोटे युद्ध दुनिया भर में होते रहे और आज भी हो रहे हैं, जो किसी भी महायुद्ध से कम नहीं है। दुनिया भर में अगर कोई तीसरा महायुद्ध नहीं हुआ तो इसका महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि महाशक्तियां ये भी जानती थी कि अगर महायुद्ध छिड़ा तो सारी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी, जिससे वो स्वयं भी नहीं बचेंगे। व्यापक निशस्त्रीकरण तथा परमाणु हथियारों को समाप्त करने की लगातार वार्ताएं होती रहीं। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ भारत, पाकिस्तान सहित तीसरी दुनिया के अनेक देशों को परमाणु हथियार बनाने से ना रोक सका। 1990-91 के बाद सोवियत यूनियन के विघटन के साथ ही ये माना जाने लगा कि अब शीत युद्ध का अंत हो चुका है और दुनिया यूनिपोलर अमेरिकी वर्चस्व वाली हो चुकी है। इसका इफेक्ट यूनाइटेड नेशंस की कार्यप्रणाली पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों को चलाने के लिए सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अमेरिका ही देता है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। इन सब कारणों से अमेरिका अक्सर फंड आदि न देने अथवा कटौती करने की बात करके इसे ब्लैकमेल भी करता रहता है। वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ से ही निर्देशित होती हैं। इसके द्वारा अमेरिका और पश्चिमी दुनिया अपने इकोनॉमिक नियो कैपिटलिज्म को स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से तीसरी दुनिया के देशों को ऋण के जाल में फंसाकर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं।
2003 में गल्फ वॉर के समय यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर झूठे आरोप लगाकर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उस पर हर तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे कि इराक के पास व्यापक विनाश के हथियार हैं। इराक की व्यापक तबाही और सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका देने के बाद भी वहां पर तबाही के कोई भी हथियार नहीं मिले। वास्तव में उस दौर में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को एक तरह से बंधक बना लिया था। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले जो भी शासक रहे, चाहे वो सद्दाम हुसैन या कर्नल गद्दाफी हो या फिर अफ्रीका, एशिया या लैटिन अमेरिकी देशों के अनेक अन्य शासक रहे हों, इन सब को हटाने या उनका तख्ता पलट करवाने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह इन देशों के शासकों पर मानवाधिकारों को हनन करने का आरोप लगातार लगाता रहा, परंतु अमेरिका के ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमेशा चुप्पी लगाकर रखी। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने ज्यूज के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इजराइल की स्थापना करवा दी। मध्य एशिया में फिलिस्तीनी अपनी जमीन से बेघर कर दिए गए, तब से लेकर आज तक फिलिस्तीन में वॉर, वायलेंस एंड कंटिन्यूअस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होता रहा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस फिलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग को पूरा नहीं करवा सका। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में भी संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध को रोकने में असफल रहा। यही चीजें हम वर्तमान में चल रहे इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में भी देख सकते हैं। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने संस्मरण अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है कि शीत युद्ध के बीच किसी भी आम सहमति तक पहुंचने की संभावना बहुत कम थी। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ निरुद्देश्य खड़ा था, क्योंकि सोवियत टैंक हंगरी में और अमेरिकी विमान वियतनामी ग्रामीण इलाकों में बम गिरा रहे थे। शीत युद्ध के बाद भी सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर डिविजन्स ने संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्याओं से निपटने की क्षमता को बाधित करना जारी रखा। इन सब के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने दुनिया भर में भूखमरी, गरीबी, वॉर और नेचुरल डिजास्टर से निपटने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर कोविड पीरियड की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने दुनिया भर के गरीब देशों को कोविड वैक्सीन्स प्रोवाइड किए। रेड क्रॉस ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को मेडिकल्स एंड हेल्थ रिलेटेड सामग्रियां उपलब्ध कराईं। बच्चों को भूखमरी, गरीबी और डिस्प्लेसमेंट की ट्रेजेडी से बाहर निकालने में यूनिसेफ ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और इन सब के अलावा यूनेस्को ने प्राचीन धरोहरों और स्मारकों की रक्षा और संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हर जगह दक्षिणपंथी फांसीवादी सरकारें सत्ता में आ गई हैं, जो कि माइनॉरिटीज और सोसाइटी के वोकल सेक्शंस का दमन कर रही हैं। 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जारी मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी एक मानवाधिकारों का चार्टर लागू किया, जिसमें ये कहा गया कि हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और प्रतिरोध करना मानव का नैसर्गिक अधिकार है। इसमें अत्याचारी शासकों के खिलाफ हथियार उठाने तक की भी बात कही गई है। यही कारण है कि अपनी तमाम सीमाओं और कमियों के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।